स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। 26 जुलाई 2023 एक अफ्रीकन कंट्री में प्रेसिडेंट पैलेस को घेर लिया जाता है। कुछ मिलिट्री ऑफिशियल्स टीवी पर आते हैं और कहते हैं कि देश के करप्ट गवर्नमेंट को उन्होंने पावर से हटा दिया है, प्रेसिडेंट को होस्टेज बना लिया गया है। आर्मी ऑफिशियल्स ने इसे देश हित में लिया गया जरूरी फैसला बताया। हालांकि जिस तरीके से इलेक्टेड प्रेसिडेंट को पावर से हटाकर आर्मी ने कंट्रोल अपने हाथों में लिया, इस प्रोसेस को मिलिट्री कू कहा जाता है। और जिस अफ्रीकन कंट्री में ये सब कुछ हो रहा था, वहां ये कोई नई बात नहीं है, पहले भी मिलिट्री कू हुए हैं। उस कंट्री में ही नहीं, बल्कि कंट्री जिस रीजन में आती है वहां इतने मिलिट्री कू हो चुके हैं कि पूरे रीजन को कू बेल्ट कहा जाता है। कंट्री का नाम है नाइजर और रीजन है साहेल, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का वेस्टर्न पार्ट। यहां एक बार फिर से मिलिट्री कू हो गई है और इस कू का असर वेस्टर्न अफ्रीका ही नहीं बल्कि फ्रांस, अमेरिका और रसिया तक देखने को मिल रहा है। तो आज के एपिसोड में बात नाइजर कू की, समझेंगे नाइजर की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और अभी जो कुछ हुआ है वो सब कुछ। साथ ही ये भी कि साहेल रीजन में बार बार मिलिट्री कू के पीछे आखिर वजह क्या है, इस मिलिट्री कू का फ्रांस, अमेरिका और रशिया से लेना देना क्या है। साथ ही इस कू के बाद चर्चा में आया ऑर्गेनाइजेशन ECOWAS क्या है, क्या काम करता है और चर्चा में क्यों है। इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको हमारे आज के एपिसोड में। वेलकम टू स्टडी IQ, आप देख रहे हैं जियो पल्स, मैं हूं शिवानी। शुरू करते हैं 26 जुलाई 2023 से मिलिट्री ऑफिशियल्स टीवी पर आए। इलेक्टेड प्रेसिडेंट मोहम्मद बजूम को पावर से उखाड़ फेंकने का दावा किया। मिलिट्री ऑफिशियल्स ने कहा कि प्रेसिडेंट को होस्टेज बना लिया गया है। जो आर्मी ऑफिशियल्स टीवी पर आए उन्हें कर्नल अमादो अब्दुर्मानी लीड कर रहे थे। कर्नल अब्दुर्मानी ने कहा, वी द डिफेंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेज हैव डिसाइडेड टू पुट एन एंड टू द रिजीम ऑफ प्रेसिडेंट बजूम। कर्नल अब्दुर्मानी ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि प्रेसिडेंट बजूम की गवर्नमेंट करप्ट हो चुकी थी, देश के लोग परेशान थे, इसलिए यह फैसला लिया गया। कर्नल अब्दुर्मानी ने टीवी पर लाइव आकर कहा कि देश की बिगड़ती सिक्योरिटी सिस्टम और बैड गवर्नेंस की वजह से हम प्रेसिडेंट के शासन को खत्म कर रहे हैं। देश के बॉर्डर सील हैं, अब न तो कोई देश से बाहर जा सकता है, न ही बाहर से देश में एंट्री कर सकता है। पूरे देश में कर्फ्यू है, सभी गवर्नमेंट ऑफिसर्स को सस्पेंड कर दिया गया। साथ ही नेबर कंट्रीज और फॉरेन कंट्रीज को इंटरफेयर न करने की वार्निंग भी दी गई। नाइजर में मिलिट्री कू की खबर जैसे ही बाहर आई, इस पर रिएक्शंस भी आने लगे। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने कू को कंडेम करते हुए बजूम को तुरंत रिलीज करने की बात कही। ब्लिंकन ने बजूम को सपोर्ट करते हुए नाइजर के कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर को फोर्सफुली खत्म करने के अटेम्प्ट की निंदा भी की। कहा कि दोनों देशों के बीच पार्टनरशिप डेमोक्रेटिक गवर्नेंस की कॉन्टिन्यूटी पर डिपेंड करती है। यूनाइटेड नेशंस, यूरोपीय यूनियन और ECOWAS ने भी नाइजर में मिलिट्री कू पर कंसर्न जताया और कहा कि सिचुएशन पर नजर बनाए रखने की जरूरत है। ये सब ग्रुप्स बजूम को सपोर्ट कर रहे हैं। बजूम को यूरोप और अमेरिका की सपोर्ट की वजह क्या है और कू के पीछे क्या और रीजंस हैं, इन सब पर भी बात करेंगे। बट अभी चलते हैं थोड़ा सा पीछे और समझते हैं नाइजर की हिस्ट्री, ज्योग्राफी। नाइजर प्रिंसिपल रिवर ऑफ वेस्टर्न अफ्रीका, करीब 4200 किलोमीटर लंबी नाइजर रिवर नील और कांगो के बाद अफ्रीका की थर्ड लार्जेस्ट रिवर है। ये गिनी, माली, नाइजर, बेनिन और फिर नाइजीरिया से होते हुए बे ऑफ गिनी में गिर जाती है। इस रिवर के किनारे दो देश ऐसे हैं जिनका नाम इस रिवर के नाम पर ही पड़ा है, नाइजर और नाइजीरिया। मीन्स नाइजर, नाइजीरिया दोनों डिफरेंट कंट्रीज हैं, नेबर कंट्रीज हैं। नाइजीरिया के अलावा नाइजर की नेबर कंट्रीज है चैड, अल्जीरिया, लीबिया, माली, बुर्किना फासो और बेनिन। ये सारी कंट्रीज साहेल रीजन का पार्ट हैं। साहेल अरबी लैंग्वेज का एक वर्ड है जिसका मतलब होता है किनारा या तट। ईस्ट में रेड सी और वेस्ट में अटलांटिक ओशन के बीच के रीजन को यह नाम दिया गया है। नाइजर भी इन्हीं में से एक है। नाइजर की पॉपुलेशन 2.33 करोड़ है। 98% पॉपुलेशन इस्लाम फॉलो करती है। नाइजर की कैपिटल सिटी है नियामी। नाइजर यूरेनियम का सिग्निफिकेंट प्रोड्यूसर है। हालांकि नाइजर चारों ओर लैंड से घिरा हुआ है।
इसलिए ये कंट्री ट्रांसपोर्टेशन और ट्रेड के लिए नेबर कंट्रीज पर ही डिपेंड है। नाइजर दुनिया के सबसे अनसेफ और पुअर कंट्रीज में से एक है। साहेल रीजन की बाकी कंट्रीज का भी लगभग यही हाल है। इन देशों में पावर्टी, हंगर और माइग्रेशन पीक पर है। मोस्टली पॉपुलेशन फॉरेन एड्स पर डिपेंड करती है। इसके अलावा ये इस्लामिक टेररिज्म से भी जूझ रहे हैं। बोको हरम नाइजीरिया से आगे बढ़कर नेबर कंट्रीज में भी फैलने लगा है। अलकायदा और इस्लामिक स्टेट भी इस रीजन में बेहद एक्टिव हैं। इराक, सीरिया और लीबिया के टेरर ग्रुप्स के लिए भी वेस्टर्न अफ्रीका का ये रीजन सेफ हेवन की तरह है। और जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि कू यहाँ पर रूटीन का हिस्सा बन चुका है। 2020 से अब तक लास्ट 3 इयर्स में इस रीजन की डिफरेंट कंट्रीज में 9 बार कू हो चुका है। इसीलिए इसे कू बिल्ट भी कहा जाता है। नाइजर पर पहले माली, फिर शांघेई और फिर मोरक्को एम्पायर का कब्जा था। 1890 में फ्रेंच आए, यहां से स्लेव और मिनरल्स बाहर यूरोप भेजे जाने लगे। 1905 तक फ्रांस का बुर्किना फासो, माली और नाइजर पर पूरी तरह से कब्जा हो गया। नियमी को कैपिटल बनाया गया। नाइजर फ्रांस की मिलिट्री टेरिटरी का हिस्सा बन गया। 1922 में फ्रांस ने नाइजर को कॉलोनी का स्टेटस दिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद नाइजर में फ्रेंच रूल से फ्रीडम की मांग उठने लगी और ये मांग पूरी हुई 1960 में। नाइजर इंडिपेंडेंट हुआ। हमानी डियोरी नाइजर के फर्स्ट प्रेसिडेंट बने। वो 14 साल तक प्रेसिडेंट भी रहे। वन पार्टी सिविलियन रिजीम सिस्टम के साथ पावर चेंज का कोई ऑप्शन नहीं था और नाइजर इकोनॉमिक डिफिकल्टीज, ड्रॉट, करप्शन और फूड शॉर्टेज जैसी प्रॉब्लम से जूझ रहे थे। 1974 में आर्मी ने कू कर दिया, पावर पर कब्जा कर लिया। 1991 तक मिलिट्री रूल रहा। 1991 में इलेक्शन हुए। कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया। सिविलियन रूल वापस लौटा। लेकिन 1996 में दोबारा मिलिट्री ने गवर्नमेंट का कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया। फिर से कू हुआ। 1999 में मोहम्मद तंजा प्रेसिडेंट बने। सिविलियन रूल एक बार फिर से आया। 10 साल तक तंजा प्रेसिडेंट रहे। 2009 में उनका टेन्योर खत्म होने वाला था, लेकिन उन्होंने इसे आगे बढ़वा लिया। प्रोटेस्ट हुआ। 2010 में आर्मी ने तंजा को एक मीटिंग से उठा लिया और मिलिट्री रूल अनाउंस कर दिया। यानी एक बार फिर से कू हो गया। आर्मी ने इसके बाद नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। 2011 में इलेक्शन हुए। मोहम्मद इसोफू प्रेसिडेंट बने। 2021 तक इसोफू प्रेसिडेंट रहे। कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक कोई भी व्यक्ति 2 बार से ज्यादा प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। 2021 में इलेक्शंस हुए। इसोफू की गवर्नमेंट में मिनिस्टर रहे मोहम्मद बजूम को मेजॉरिटी मिली। पहली बार नाइजर की हिस्ट्री में डेमोक्रेटिक तरीके से पावर चेंज हुआ। 26 जुलाई 2023 तक बजूम ही प्रेसिडेंट की कुर्सी पर काबिज रहे, लेकिन 26 जुलाई को मिलिट्री ने उन्हें डिटेन कर लिया, पावर अपनी कंट्रोल में ले ली, कॉन्स्टिट्यूशन डिसॉल्व कर दिया और अब पूरा कंट्रोल मिलिट्री के पास है। नाइजर के इंटरनेशनल बॉर्डर और एयर स्पेस को फिलहाल बंद कर दिया गया है। मिलिट्री लीडर्स ने साफ कर दिया है कि वो बाहरी दखल को किसी भी कीमत पर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बजूम कहाँ है, किन हालातों में है, किसी को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। मिलिट्री कू के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे लोगों पर आर्मी ने फायरिंग की, लेकिन सारे लोग मिलिट्री कू के अगेंस्ट नहीं हैं। इसे सपोर्ट करने वाले भी बहुत से लोग मौजूद हैं और मिलिट्री कू सपोर्टर्स में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो रशियन फ्लैग के साथ सड़क पर उतरे हैं। ये लोग लॉन्ग लिव पुतिन, थैंक यू रशिया के नारे लगा रहे हैं। साथ ही फ्रांस के झंडे जलाए जा रहे हैं और डाउन विद फ्रांस के नारे भी लगा रहे हैं। नाइजर फ्रांस की कॉलोनी रहा है। अभी भी वहां फ्रांस का काफी दखल रहता है। गवर्नमेंट पर उसका सीधा असर भी नजर आता है। कुछ लोग नाइजर की स्थिति के लिए फ्रांस को जिम्मेदार मानते हैं और इसी वजह से फ्रांस के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन असल सवाल प्रो रशियन सेंटिमेंट्स को लेकर ही है। नाइजर की सड़कों पर प्रो रशियन स्लोगन्स देखकर यही कयास लगाए जा रहे थे कि मिलिट्री कू के पीछे रशिया या फिर वैगनर ग्रुप का हाथ है। तो अब यहां सवाल है कि रशिया या फिर वैगनर ग्रुप का नाइजर से कनेक्शन क्या है। नाइजर फ्रांस और अमेरिका का वेस्ट अफ्रीका में बड़ा सहयोगी है। यहाँ दोनों देशों के बेस हैं। फ्रांस का लंबे वक्त तक इस देश पर शासन रहा है और रशिया पर आरोप लगते हैं कि वो फ्रांस और अमेरिका के अगेंस्ट मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चलाता है।
इन देशों के खिलाफ लोगों को भड़काता है, कॉलोनिज्म के खिलाफ साहेल रीजन में बॉर्डर रिवॉल्यूशन की वकालत करता है और इसके लिए सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह के कैंपेन चलाए जाते हैं। इसी तरह के कई प्रो रशियन टेलीग्राम चैनल्स भी हैं जहां 2022 में बुर्किना फासो में कू के बाद अगला टारगेट नाइजर को बताया जा रहा था। डिजिटल कैंपेन के अलावा रशियन पैरामिलिट्री ग्रुप्स वैगनर भी अफ्रीकन कंट्रीज में काफी एक्टिव रहा है। वैगनर ग्रुप रशियन स्टेट फंडेड एक खूंखार प्राइवेट मिलिट्री ग्रुप है जो दुनिया भर के सीक्रेट मिशंस में हिस्सा लेता है। मोजाम्बिक, लीबिया, सीरिया, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, माली, सूडान और मेडागास्कर वगैरह देशों की लड़ाई में वैगनर का नाम सामने आया है। ये देश या तो सिविल वॉर या फिर स्टेबिलिटी क्राइसिस से जूझ रहे हैं। वैगनर ग्रुप इन कंट्रीज को फाइटर्स और ट्रेनर सप्लाई करता है, बदले में पैसे लेता है। सीरिया में तेल के कुओं पर कब्जे के बदले वैगनर ग्रुप को कुल प्रोडक्शन का 25% अमाउंट मिलता है। CAR गवर्नमेंट ने 2017 में रशिया से मदद मांगी थी। तब रशियन आर्मी के साथ वैगनर के फाइटर्स भी गए थे। यहां वैगनर ने गोल्ड, डायमंड, यूरेनियम के माइंस पर कब्जा कर रखा है। अब तक नाइजर में वैगनर ग्रुप की प्रभावी मौजूदगी का तो पता नहीं चला है, लेकिन बहुत सी पॉलिटिकल पार्टी और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस प्रो रशियन मूवमेंट के साथ खड़ी हैं। ये लोग भरोसा करते हैं कि टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई में अगर कोई नाइजर की मदद कर सकता है तो वो है रशिया। एंटी फ्रेंच मूवमेंट चला रहे इन ऑर्गेनाइजेशंस का मानना है कि रशिया ही वैगनर ग्रुप के जरिए टेररिज्म से लड़ने में मदद कर सकता है। इसीलिए सड़कों पर वैगनर और रशिया के सपोर्ट में लोग उतरे हैं। इन लोगों के पास एग्जाम्पल्स है नेबर कंट्री माली का, जहां रशिया वैगनर ग्रुप के जरिए टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई का दावा करता है। हालांकि इसे लेकर काफी कॉन्फ्लिक्ट भी है। वैगनर ग्रुप के इन दावों को UN और वेस्टर्न कंट्री प्रोपेगेंडा बताते हैं। वैगनर पर ह्यूमन राइट्स वायलेशन के सीरियस एलिगेशंस लगते हैं, सिविलियंस को टेररिस्ट बताकर मैसेक्यू करने के भी। हालांकि अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज का मानना है कि नाइजर कू से वैगनर का कोई लेना देना नहीं है। अब तक कोई ऐसी क्रेडिबल इंफॉर्मेशन या फिर डिटेल नहीं आई जो नाइजर में वैगनर की प्रेजेंट कंफर्म कर सके। ऐसा कहा जा रहा है कि नाइजर में कू की वजह कुछ टॉप मिलिट्री ऑफिशियल्स का एम्बिशन है और कुछ भी नहीं। प्रेसिडेंट बजूम सीनियर मिलिट्री ऑफिशियल जनरल अब्दुल रहमानी टिचियानी को हेड ऑफ द एलीट प्रेसिडेंशियल गार्ड की पोस्ट से रिप्लेस करने की तैयारी में थे, लेकिन वो ऐसा कर पाते उससे पहले ही टिचियानी ने खेल कर दिया और अब वो मिलिट्री जुंटा के हेड हैं। मिलिट्री जुंटा यानी मिलिट्री लीडर्स का ग्रुप जो गवर्नमेंट को कंट्रोल करते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज का कहना है कि मिलिट्री लीडर्स रशिया को सपोर्ट कर रहे हैं ताकि इंटरनेशनल कम्युनिटी में कू को एक्सेप्टेंस न मिलने को काउंटर कर सके। मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी क्लेम किया जा रहा है कि माली विजिट पर गए कुछ मिलिट्री लीडर्स ने वैगनर से कांटेक्ट किया और उनसे मदद भी मांगी। वैगनर बॉस येवगेनी प्रिगोजिन ने नाइजर में मिलिट्री कू का स्वागत तो किया है, लेकिन उन्होंने इसमें ग्रुप के किसी इन्वॉल्वमेंट को लेकर कुछ भी नहीं कहा है। अब यहां सवाल यह है कि फ्रांस, अमेरिका एंड अदर वेस्टर्न कंट्रीज के लिए नाइजर कू और मिलिट्री लीडरशिप की रशिया से नजदीकी चिंता की वजह क्यों है। सबसे पहला तो यह है कि नाइजर लंबे समय तक फ्रांस की कॉलोनी रहा है। दोनों कंट्रीज के ट्रेड इंटरेस्ट भी हैं। फ्रांस यूरेनियम के लिए नाइजर पर ही निर्भर है। करीब 7000 फ्रेंच नाइजर में रहते हैं। फ्रेंच ऑफिशियल लैंग्वेज है। बुर्किना फासो और माली में कू के बाद नाइजर साहेल रीजन में वेस्टर्न कंट्रीज का इकलौता अलाई था। इन दोनों कंट्रीज में कू के बाद फ्रेंच आर्मी को जाने के लिए कह दिया गया था, जिसके बाद फ्रांस ने नाइजर में अपना बेस बनाया था। अब नाइजर के मिलिट्री जुंटा ने भी फ्रांस को मिलिट्री कोऑपरेशन खत्म कर लिया है। साहेल इस्लामिक स्टेट टेररिस्ट के लिए सेफ हेवन की तरह बनकर उभरा है। फ्रांस के अलावा अमेरिका ने भी टेररिज्म और वैगनर ग्रुप की मजबूत होती पकड़ को काउंटर करने के लिए नाइजर में खूब पैसा खर्च किया है। 2012 के बाद से केवल नाइजर में 4000 करोड़ रुपए अमेरिका ने खर्च किए हैं। इसके अलावा इलीगल माइग्रेंट्स को रोकने के लिए यूरोपियन यूनियन से 2014 से 2020 के बीच नाइजर को करीब 13,000 करोड़ रुपए की मदद की। अब मिलिट्री कू के बाद इन सब पर पानी फिरता दिख रहा है। रशिया और वेस्टर्न कंट्रीज के अलावा एक तीसरा ग्रुप भी है जो नाइजर के कू के बाद काफी एक्टिव ग्रुप है। ECOWAS
यानी इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स। फ्रेंच में इसे CEDEAO के नाम से जाना जाता है। ये रीजनल ब्लॉक 1975 में लागोस ट्रीटी के जरिए स्टैब्लिश हुआ था। इस ग्रुप का मोटिव था मेंबर्स के बीच इकोनॉमिक इमिग्रेशन को बढ़ावा देना। ECOWS के 15 मेंबर्स हैं बेनिन, बुर्किना फासो, केप वर्डे, कोटे डिआइवर, गाम्बिया, घाना, गिनी बिसाऊ, लाइबेरिया, माली, नाइजर, नाइजीरिया, सिएरा लियोन, सेनेगल और टोगो। इस रीजन की पॉपुलेशन करीब 400 मिलियन है। पिछले कुछ सालों में माली, गिनी और बुर्किना फासो में कूच हुए, जिसके बाद इन तीनों देशों की मेंबरशिप सस्पेंड कर दी गई और नई गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। ECOWS का लार्जर एम सिंगल कॉमन करेंसी बनाना और इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, टेलीकम्युनिकेशन, एनर्जी, फाइनेंशियल इश्यूज, सोशल एंड कल्चरल मैटर्स के लिए सिंगल और लार्ज ब्लॉक तैयार करना है। इकोनॉमिकल को ऑपरेशंस के अलावा ECOWS के इस रीजन में मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स को भी खत्म करने को लेकर एक्टिव रहा है। वक्त वक्त पर अलग अलग मेंबर्स कंट्रीज में पीस मेकिंग ऑपरेशंस भी चलाते रहे हैं। ECOWS के पास अपनी आर्मी है, हालांकि इसका इस्तेमाल नाइजर में अब तक नहीं हुआ है। ECOWS ने प्रेसिडेंट बजूम को रिहा करने के लिए मिलिट्री लीडर्स को 6 अगस्त तक का वक्त दिया था, लेकिन मिलिट्री ऑफिशियल्स की ओर से बजूम को रिहा नहीं किया गया, जिसके बाद लगातार ECOWS कंट्रीज की मीटिंग हो रही है। ECOWS ने जरूरत पड़ने पर मिलिट्री इंटरवेंशन के संकेत भी दिए हैं। हालांकि रूस ने इसे पूरे साहेल रीजन के लिए खतरनाक बताया और ऐसा नहीं करने की वार्निंग भी दी है। आज जियोपल्स में इतना ही। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है, हमें जरूर बताइए। नेक्स्ट एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।